गुड इवनिंग एवरीवन। जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सर्कुलेशंस में, आपको चाहते हैं आप सर्कुलेट करना, तो आप लिंक सर्कुलेट कर दीजिए फटाफट। आज जितनी भी बात होगी चरक संहिता को लेकर होगी, चरक संहिता के ऊपर ही होगी। पूरा डिस्कशन लेंगे जितना भी होगा। तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस संहिता के बेसिक को जानने के लिए। तो इसको आज हम जानेंगे। आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो प्लीज़ एक बार मुझे बता दें कि मेरी वॉइस प्रॉपर है, तो मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करूँगा। सभी को नमस्कार, राम राम मैम। ठीक है, मेरी वॉइस प्रॉपर है तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सेशन से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरे सेशन जब भी होंगे तो आप लोग अपना पेन और कॉपी लेकर रेडी रहिएगा। पेन और कॉपी के बिना मत रहिएगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको राइट डाउन करनी होती हैं। तो आज हम चरक के बारे में बेसिक पूरा का पूरा लिखेंगे। चरक संहिता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया गया है, क्या क्या आचार्य ने बताया है। ठीक है, जितना भी है पूरा का पूरा IRPGT पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपना UG पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका वाइवा होता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है, तो उसी सब चीज़ों को लेके स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम किसी भी संहिता को बात करते हैं तो संहिता से पहले हमें उसका सर्जन जानना होता है कि उसका निर्माण कैसे हुआ। हमारी लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुई थी, उससे पहले कब हमने किया था? पहले हमारा सर्जन हुआ था, हमारा जन्म हुआ था, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरीके से संहिता का भी पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जन्म देखेंगे, कैसे उसका जन्म हुआ था। तो जन्म देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयुर्वेद का अवतरण आचार्य चरक के अनुसार कैसे बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है आयुर्वेद के अवतरण के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को प्राप्त कर दक्ष प्रजापति जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद अश्वनी कुमार जी ने, फिर इंद्र जी ने लिया था। यानी कि ये जो चार थे ये हमारे परलोक के देवता थे। कौन कौन? ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति जी, इंद्र जी और आपके अश्वनी कुमार। ये चार हमारे परलोक के देवता थे। इन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। उसके बाद क्या हुआ? इस ज्ञान को परलोक में ये ज्ञान था, पर यही लोक में, यानी कि जिस लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक में इस ज्ञान को आने के लिए क्या था कि इस लोक से किसी एक व्यक्ति को उस लोक में जाना था, उस ज्ञान को यहाँ पर लेके आने के लिए, आयुर्वेद के ज्ञान को लेकर आने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ? आचार्य भारद्वाज जी थे, उन्होंने घनघोर तपस्या की, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, बहुत ज़्यादा तपस्या की। उसके बाद उनको वहाँ पर प्रसन्न होकर इंद्र ने अपनी शरण में बुला लिया। तो भारद्वाज जी इंद्र की शरण में गए और इंद्र की शरण में जाने के बाद उन्होंने क्या करा? वहाँ पर वो आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो लिया, और लेने के बाद में वो क्या हुआ? इस लोक में आए, और इस लोक में आने के बाद उन्होंने अपना ज्ञान आत्रेय पुनर्वसु जी को दिया। आत्रेय पुनर्वसु जी को दिया, जिनको कि चरक संहिता का मूल उपदेष्टा कहा जाता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, आत्रेय पुनर्वसु जी को दिया है, जिन्हें क्या कहा जाता है। फिर क्या करा? आत्रेय पुनर्वसु जी ने अपना जो ज्ञान मिला, आत्रेय पुनर्वसु जी को जो ज्ञान मिला, उन्होंने कहा कि ये ज्ञान मुझे किसी से मिला है तो मैं भी इस ज्ञान को आगे क्या करूंगा? आगे बांटूंगा। तो उन्होंने अपना ज्ञान क्या करा? अपने 6 शिष्य को दिया। उन 6 शिष्य के नाम आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। कैसे? बीजेपी कहाँ? तो बीजेपी कहाँ? भेल, जत्रुकर्ण, पाराशर, उसके बाद क्षारपानी, हारित और अग्निवेश। तो इन 6 शिष्यों को दिया। उन 6 शिष्यों को देने के बाद में उन्होंने कहा कि अब आपको मैंने ज्ञान दे दिया, जैसे कि हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं और उसके बाद में हमें कोई कंपाइलेशन दे देते हैं कि अब आपको ये कंपाइलेशन बनाकर लेके आना है। तो उसी तरीके से आत्रेय पुनर्वसु जी ने पढ़ाया और उनको 6 को ये होमवर्क के तौर पर दे दिया कि अब आपको कंपाइलेशन तैयार करके आना है। तो कंपाइलेशन तैयार करने के लिए जो दिया गया होमवर्क, तो उसमें से कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो कि बहुत पहले उस कंपाइलेशन को तैयार करके दे देता है। तो उसमें ही थे हमारे अग्निवेश। अग्निवेश जी ने क्या करा? उस तंत्र का सबसे पहले निर्माण करके अपने कहां पर दे दिया? हमारे जो आत्रेय पुनर्वसु जी थे उनके सामने लेकर आ गए कि ये लीजिए, मैंने अपनी कंपाइलेशन तैयार कर दी। तो उनकी जो कंपाइलेशन देखी गई तो उसमें जो अध्याय थे वो कैसे थे? अस्त व्यस्त थे। ठीक है, अस्त व्यस्त देखने के बाद में उनके कंपाइलेशन को देखा गया कि हाँ, तुमने ये चीज बना दी, तुमने सारी चीजें कवर कर दी, पर इसमें जो सीक्वेंस वगैरह है वो थोड़ा अस्त व्यस्त था। तो
उसके बाद जो ये काल चल रहा था पूरा का पूरा, जिस काल में बात चल रही थी, यानी कि मैं अग्निवेश और आत्रेय पुनर्वसु जी का काल की बात करूं तो ये 1000 बीसी की बात कर रहे हैं, है ना, 1000 बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। 1000 बीसी में ये सब कुछ हुआ था। तो 1000 बीसी में आत्रेय पुनर्वसु और अग्निवेश, क्योंकि गुरु और शिष्य का काल एक ही होता है, जैसे कि मैं अब आपको आज बता रहा हूं, तो आप और हम एक ही जनरेशन के हैं, तो इसलिए अग्निवेश भी और आत्रेय पुनर्वसु भी एक ही जनरेशन के लिए थे, 1000 बीसी के। तो उन्होंने जब अग्निवेश जी ने उनको कंपाइलेशन अपना दिया कि सर देखिए मैं अपनी कंपाइलेशन पूरी कर लाया, और उन्होंने देखा कि इसमें जो अध्याय है वो अस्त व्यस्त है, उसके बाद में आचार्य चरक जी आए। आचार्य चरक ने क्या करा, उस कंपाइलेशन को देखा और उस कंपाइलेशन को सुव्यवस्थित करा। सुव्यवस्थित करने के बाद तो चरक जी कौन सी ईस्वी में आए थे, 200 बीसी में आए थे। उनका जो काल है 200 बीसी है, ध्यान रखना है सभी को, 200 बीसी काल है आचार्य चरक जी का। तो उसमें वो आए और उन्होंने उस जो संहिता थी उस कंपाइलेशन को उठाया और उस कंपाइलेशन को देखा कि मैं इसको व्यवस्थित करता हूँ। उन्होंने इसको व्यवस्थित करा। व्यवस्थित सही तरीके से करने के कारण ही इसका संहिता का जो नाम है वो आपका चरक संहिता कहा जाता है। इसलिए कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसको अग्निवेश क्यों नहीं कहा जाता, अग्निवेश संहिता क्यों नहीं कहा जाता, तो इसका रीजन ये है अग्निवेश संहिता क्यों नहीं कहा जाता। इसके बाद चरक जी ने इसको पूरा कंप्लीट करा, इसको पढ़ा, ठीक है, चरक संहिता नाम पड़ गया इसका। पर उसके बाद भी देखा गया कि चरक संहिता में कुछ ना कुछ चैप्टरों की कमी थी, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर इसमें कम थे। तो इसमें कम थे तो उनको देखने के लिए फिर एक और आचार्य आए थे। तो आचार्य चरक ने कहा कि देखिए भाई आपने चरक संहिता नाम दे दिया, पर इसको मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पर तो इम्प्रूव करी है ना। तो आचार्य चरक ने उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करा था और उनका नाम दिया गया था। तो इसलिए आचार्य चरक को इसका प्रथम संस्कर्ता कहा जाता है। चरक संहिता का प्रथम संस्कर्ता किसको कहा जाता है, आचार्य चरक को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, प्रथम संस्कर्ता या संस्कर्ता जो कहा जाता है आचार्य चरक को कहा जाता है। तो उसके बाद देखा गया कि इसमें कुछ चैप्टर मिसिंग है, तो वो आए थे आचार्य दृढ़बल। दृढ़बल आए, दृढ़बल ने कहा कि यार इसमें कुछ चैप्टर जो है पॉइंट्स जो है कम है, तो इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, पूरा करना पड़ेगा। तो उन्हें पूरा करने के लिए हमारे जो थे, हमारे जो दृढ़बल थे, उन्होंने कहा कि मैं इनको पूरा करूंगा। तो उन्होंने कहा पूरा तो आप कर देंगे, पर पूरा करने से पहले हमें ये तो बता दीजिए एटलीस्ट इसमें कम क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो आपने चिकित्सा अध्याय, चिकित्सा स्थान बनाया है, इस चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय कम है, तो वो दिखाए थे उन्होंने। तो सबसे पहले जो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान बनाया था उसमें केवल उन्होंने 13 अध्याय का वर्णन किया था। 13 अध्याय वर्णित किए थे, उसमें जो 17 अध्याय थे, क्योंकि हमें पता है चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर होते हैं, तो उन 30 चैप्टर को पूरा किसने किया था, वो दृढ़बल ने किया था। और उसके साथ साथ जब चिकित्सा स्थान यानी कि उत्तरार्ध जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो वहाँ चिकित्सा स्थान के साथ में एक दो और स्थान आते हैं जिसको कहते हैं कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो कल्प और सिद्धि स्थान भी किसने ऐड किया था, दृढ़बल ने ऐड किया था। तो इसलिए दृढ़बल को चरक संहिता का पूरा की अद्वितीय संस्कर्ता कहा जाता है। प्रथम संस्कर्ता किसको कहा गया है, आचार्य चरक को कहा गया है। और द्वितीय संस्कर्ता किसको कहा गया है, या पूरा किसको कहा गया है, जिन्होंने पूरी की थी ये चरक संहिता, वो दृढ़बल को कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात उठती है कि दृढ़बल ने तो पूरी करी है, पर दृढ़बल ने पूरा करा क्या है, उन्होंने इसमें ऐड किया था। तो मैं बताता हूँ आपको उन्होंने क्या क्या ऐड किया था। तो उन्होंने 17 चैप्टर जो थे अपने, कौन से ऐड नहीं किए थे उन्होंने, मैं आपको वो बताता हूँ। तो उनके रेस्ट जो बचेंगे वो सब उन्होंने ऐड किए थे। तो चरक, अब जब हम भी कभी चरक चिकित्सा पढ़ते हैं तो चरक चिकित्सा में 30 चैप्टर में से हम देखते हैं स्टार्टिंग के 2 चैप्टर रहते हैं रसायन और वाजीकरण। रसायन और वाजीकरण के बाद में उसमें 6 चैप्टर जो रहते हैं वो 6 चैप्टर आपके निदान स्थान के रहते हैं। केवल 2 चैप्टर नहीं रहते वहां पर, उन्माद और अपस्मार। तो 6 चैप्टर आपके निदान स्थान के थे। 6 चैप्टर वो कौन कौन से थे, तो ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ और शोष, ये आपके 6 चैप्टर थे। और 2 आपका रसायन और वाजीकरण था, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर थे। इसके बाद जो 5 बचे थे, तो उन 5 में कौन कौन सा था, तो अर्श, अतिसार, विसर्प, द्विवर्णीय, और एक इसमें उन्होंने विसर्प बताया था। तो 5 चैप्टर उन्होंने पूरे के पूरे जो बताए थे वो आपके बताए थे किसके लिए, वो उन्होंने पूरे के पूरे 13 चैप्टर बताए थे। तो इसे आप याद करने के लिए कैसे लिखेंगे, 2 + 6 + 5 आप करके लिखेंगे तो आपको इजीली ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये 13 चैप्टर थे जो कि आचार्य चरक ने बताए थे। और इनके अलावा जो रेस्ट 17 चैप्टर बचे थे अपनी किसमें, चिकित्सा स्थान में, वो आपके दृढ़बल ने बताए थे। और 12 चैप्टर सिद्धि स्थान के और 12 चैप्टर कल्प स्थान के बताकर इन्होंने क्या करा था, पूरा का पूरा चरक संहिता का पूरन किया था, इन्होंने पूरी की थी संहिता को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चरक संहिता जब संपूर्ण हो गई तो इसको एक ग्रंथ का दिया गया, क्योंकि हमें पता है हमारी संहिताएं 2 भाग में विभक्त है, एक वृहत्त्रयी और एक लघुत्रयी। तो इसको कहा गया कि इसको किस भाग में रखे, तो इसको कहा गया क्योंकि वृहत्त्रयी संहिता है, काफी ज्यादा विस्तृत है, हम देखते हैं भरपूर ज्ञान है इसके अंदर, तो इसको वृहत्त्रयी में रखा गया था। वृहत्त्रयी ग्रंथ में इसको रखा गया चरक संहिता को। अब वृहत्त्रयी की अगर हम बात करते हैं तो वृहत्त्रयी में कौन कौन सी चीजें आती हैं,
वृत्तत्रयी के अंदर कौन कौन से मतलब की संहिताएं आती हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से संहिताएं इसके अंतर्गत आती हैं, तो उसको हम देखेंगे एक बार। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। तो आपको जो याद रखना है वो आपको इस तरीके से याद रखना है, 2 + 6 + 5। जो 2 अध्याय हैं वो आपके रसायन और वाजीकरण रहेंगे, 2 अध्याय आपके रसायन और वाजीकरण रहेंगे। उसके बाद 6 अध्याय जो आपके रहेंगे वो आपके निदान स्थान के रहेंगे, 6 अध्याय आपके निदान स्थान के रहेंगे। उसके बाद जो 6 अध्याय जो आपके बताए हैं, मैंने आपको बताया कि उन्माद और अपस्मार को छोड़कर बाकी 6 के 6 रहेंगे, यानी कि ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ और शोष। ये 6 अध्याय हो गए। बचे कितने हैं? अब 5 बचे हैं, 13 करने हैं हमें पूरे। तो 8 हमने देख लिए, ज्वर, रसायन, ज्वर और वाजीकरण, और उसके अलावा 6 ये निदान के। अब 5 जो बचे हैं उन 5 में आपके कौन से आ जाते हैं? उन 5 में आपके मैं नाम बता देता हूँ। अर्श, अतिसार, विसर्प, मदात्य और द्विव्रणीय, ये 5 चैप्टर आपके आ जाते हैं, जो कि आपके 13 चैप्टर होते हैं, जो कि आचार्य चरक ने बताए थे। इनके अलावा जो 17 बचे थे वो आपके किसने बताए थे? वो आपके दृढ़बल ने बताए थे, और इन्होंने इस संहिता को पूर्ण किया था। इसका संहिता का पूरा जो संपूर्ण निर्माण था वो आचार्य दृढ़बल ने किया था, इसलिए इनको इसका द्वितीय संस्कर्ता, प्रति संस्कर्ता या फिर इसको पूरक कहा जाता है संहिता का। तो फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे वृत्तत्रयी के ग्रंथों के बारे में। तो वृत्तत्रयी में हमें पता है कि 3 संहिताएं हमारे में आती हैं। जी बिल्कुल, 3 संहिताएं आती हैं इसमें। तो आचार्य जैसे हमें पता है चरक संहिता आती है इसमें, सुश्रुत संहिता आती है, और वाग्भट के दोनों यानी कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों की दोनों इसमें आती हैं। तो हम बात करते हैं मुख्यतः चरक संहिता के बारे में। तो चरक संहिता जो थी, आचार्य चरक, जैसे हमने कहा कि आचार्य चरक ने बताया था इसके बारे में, तो चरक जी के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी हम। तो चरक जो थे वो विशुद्ध के पुत्र थे। आचार्य चरक जो थे वो विशुद्ध के पुत्र थे। आप लोग लिखेंगे, चरक जी जो थे वो विशुद्ध के पुत्र थे। ठीक है, आचार्य चरक जो थे वो विशुद्ध के पुत्र थे। ठीक है, जो 5 नाम रह गए आप घबराइए मत, मुझे लास्ट में याद दिलाइएगा, मैं दोबारा से वो 5 नाम रिपीट करूंगा, आप बिल्कुल भी घबराइए मत किसी भी तरीके से। ठीक है श्वेता, मैं 5 नाम वो दोबारा से बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो चरक थे, आचार्य चरक जो थे वो किसके पुत्र थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो विशुद्ध के पुत्र थे। इनका काल मैंने आपको बता दिया, 200 BC इनका काल था। फिर इनको कुछ और इनके जो पूरे नाम इनका पूछा जाता है कि आचार्य चरक का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम जो था कपिष्ठल चरक था। कपिष्ठल चरक इनको कहा जाता है। इनका पूरा नाम जो है कपिष्ठल चरक है, आपको ध्यान रखना है। कपिष्ठल चरक इनको कहा जाता है, इनका पूरा नाम कपिष्ठल चरक है। उसके साथ साथ ही कनिष्क के राजवैद्य माने जाते थे, कनिष्क के राजवैद्य माने जाते थे। कपिष्ठल इनका पूरा नाम, कपिष्ठल चरक इनका पूरा नाम था। कनिष्क के राजवैद्य माने जाते थे, और वैशंपायन के ये क्या माने जाते थे? शिष्य माने जाते थे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो वैशंपायन के शिष्य थे, कनिष्क के राजवैद्य थे, और कपिष्ठल चरक इनका पूरा नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको एक और बात उठी थी कि जो भाव प्रकाश थे उन्होंने इनको कहा कि नागवंश में पैदा हुए थे। ठीक है, आचार्य जो चरक थे वो किस वंश में पैदा हुए थे? नागवंश में पैदा हुए थे, इसलिए इनको शेषावतार भी कहा जाता है। ठीक है, आचार्य भाव प्रकाश ने इनको ये संज्ञा दी है कि नागवंश में पैदा हुए थे, इसलिए इनको शेषावतार भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो चरक थे वो यायावर कोटि के जो थे वैद्य थे। यायावर कोटि का मतलब होता है जो जगह जगह घूमकर, ठीक है, ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो चरती चरती चर कहा, ये भी आपने पढ़ा है। तो यही थे ये वैद्य कि ये जगह जगह घूमते थे और ज्ञान का अर्जन करते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके ये पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ पूरा दोबारा से कि चरक जो थे उनका पूरा नाम जो था कपिष्ठल चरक था। कपिष्ठल चरक इनका पूरा नाम था। कनिष्क के राजवैद्य थे, वैशंपायन के शिष्य थे, यायावर कोटि के वैद्य थे। और भाव प्रकाश जी ने बताया है कि ये किसमें, ये हमारे नागवंश में पैदा हुए थे, इसलिए इनको शेषावतार की संज्ञा दी गई है भाव प्रकाश जी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब चरक जी की बात हुई थी, जहां भी सभा में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपने चरक जी की बात तो कर दी, पर चरक जी क्या आत्रेय पुनर्वसु या अग्निवेश के बिना बन सकते थे? तो आप आत्रेय पुनर्वसु जी की क्यों नहीं बात कर रहे हो? आत्रेय पुनर्वसु जी के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आत्रेय पुनर्वसु जी के बारे में भी बताते हैं। तो थोड़ी सी मतलब कि जो डिफाइन था उन्होंने उनके बारे में भी क्या एक्सप्लेन किया कि जो आत्रेय पुनर्वसु थे वो किसके शिष्य थे? तो आत्रेय पुनर्वसु जो थे वो आपके चंद्रभागा जी, उनकी माता का जो नाम था चंद्रभागा था, उनको आपको ध्यान रखना है। चंद्रभागा उनकी माता का नाम था आत्रेय पुनर्वसु के, और उनके पिताजी का जो नाम था उनका नाम देवऋषि अत्रि था। देवऋषि अत्रि उनके पिताजी का नाम था आत्रेय पुनर्वसु जी के, और चंद्रभागा उनकी माता का नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
हाँ, अनंत अवतार भी कहते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, अनंत अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, शेष अवतार इसमें मेन है, जो कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है आत्रेय पुनर्वसु जी के बारे में कि आत्रेय पुनर्वसु जो थे चंद्रभागा और देव ऋषि जो अत्रि थे उनके शिष्य थे, उनके पुत्र थे, सॉरी शिष्य नहीं थे, उनके पुत्र थे। अब उसी के नाम पर इनके कुछ नाम भी मिलते हैं, जैसे कि जो आत्रेय पुनर्वसु जी हैं उनका जो नाम मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्हें चंद्रभागी भी कहा जाता है और चंद्रभागा भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रभागी कहा जाता है उनको, आत्रेय पुनर्वसु जी को चंद्रभागी कहा जाता है। और अत्रि उनके पिता थे, तो अत्रि के नाम पर भी कुछ ना कुछ उनका नामकरण हुआ था, तो अत्रि नंदन उनको कहा जाता है, अत्रि आत्मज उनको कहा जाता है और अत्रि भूत उनको कहा जाता है। अत्रि भूत, अत्रि नंदन और आपके अत्रि आत्मज, ये भी उनको कहा जाता है। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखने हैं कि उनको क्या क्या संज्ञाएं दी जा रही हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक संज्ञा आती है, चैप्टर नंबर 1 सूत्र स्थान दीर्घंजीवेत्य में उग्र तपा और दीर्घ तपा दो संज्ञाएं आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। तो वहाँ जो उग्र तपा संज्ञा दी गई है वो आपके आचार्य भारद्वाज जी को दी गई है। उग्र तपा की संज्ञा जो दी गई थी वो भारद्वाज ऋषि को दी गई थी, और जो दीर्घ तपा की संज्ञा है वो भगवान धन्वंतरी को दी गई है। भगवान धन्वंतरी को आपके दीर्घ तपा और आदिदेव भी कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान धन्वंतरी को क्या क्या संज्ञा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होने चाहिए, इनमें कभी भी आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चंद्रभागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो माता था उनका नाम चंद्रभागा था, है ना, चंद्रभागा जो थी उनकी माता का नाम था, इसलिए उन्हें चंद्रभागी कहा जाता है। और अत्रि गुप्त, अत्रि भूत और अत्रि आत्मज उनको जो कहा जाता है, अत्रि नंदन उनको जो कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देव ऋषि जो थे उनके पिता थे। देव ऋषि अत्रि जो थे वो उनके पिता थे, इसलिए माता पिता के नाम पर ही उनको कुछ नाम दिए गए थे, तो इस वजह से उनको चंद्रभागी कहा जाता है। ये सिंपल से इसकी लॉजिक है। इसके बाद बात करते हैं दृढ़ बल के बारे में। तो दृढ़ बल भी किसके पुत्र थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दृढ़ बल जो थे कपिल बल के पुत्र थे, कपिल बल। ठीक है, कपिल बल जो थे उनके पुत्र थे दृढ़ बल, उनको आपको ध्यान रखना है। इनका घर कहाँ था, इनका ग्रह कहाँ था, वो भी पूछा जाता है। तो पंचनंदपुर था एक गांव, पंचनदपुर। ठीक है, पंचनदपुर था, उसमें इनको कहा जाता है कि पंचनदपुर के ये जो थे रहने वाले थे, इनका जो गृह निवास था वो पंचनदपुर था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नोट्स वगैरह तो आपको पेजेस पर ही अपलोडेड मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, जैसे भी मैं धीरे धीरे पोस्ट डालता रहता हूँ तो आपको उसमें मिलेंगे। पर अभी जितना बता रहा हूँ उतना नोट डाउन करते रहो, तो खुद से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार कम से कम हाथ के नीचे से निकल जाएगी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा रहती है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक देखा चरक संहिता में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब थोड़ा सा और बात करेंगे। अब मेनली हम संहिता के बारे में बात करेंगे, जहाँ से पीजी पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं मेनली। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वहाँ से भी बनते हैं पीजी के क्वेश्चन, मैंने आपको सारा बेसिक बताया। अब थोड़ी सी और बात करेंगे। ठीक है, रिपीट करना है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। आचार्य जो हम दृढ़ बल के बारे में बात कर रहे थे, तो आचार्य दृढ़ बल जो थे वो कपिल बल उनके पिताजी का नाम था, कपिल बल के पुत्र थे। ये आपको ध्यान रखना है कि कपिल बल के पुत्र थे। और कहाँ के रहने वाले थे, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे। तो पंचनदपुर के रहने वाले थे, पंचनदपुर के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। पंचनदपुर के रहने वाले हैं या थे, ऐसा आपको ध्यान रखना है कि पंचनदपुर के रहने वाले हैं। और दृढ़ बल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इन्होंने क्या करा था, संहिता को पूर्ण किया था, संहिता का पूर्ण किया था इन्होंने, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चरक संहिता का पूरक कहा जाता है। ठीक है, और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी इनको कहा जाता है, इनको संज्ञा दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ और चीजें बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जो चरक संहिता है उसको आयुर्वेद का शीर्षस्थ ग्रंथ कहा जाता है, शीर्षस्थ ग्रंथ कहा जाता है आयुर्वेद जगत का। तो पूछा जा सकता है कभी भी आपसे कि शीर्षस्थ ग्रंथ कौन है आयुर्वेद का, तो वो आपको ध्यान रखना है। शीर्षस्थ ग्रंथ जो अपने आयुर्वेद का है वो क्या है, शीर्षस्थ ग्रंथ आयुर्वेद का आपका चरक संहिता को कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ तपा और उग्र तपा के लिए पूछ रही हैं शिल्पा लवानिया मैम। तो शिल्पा मैम देखिए, दीर्घ तपा जो आपकी संज्ञा दी गई है वो भगवान धन्वंतरी जी को दी गई है, जिनको आदिदेव भी कहा गया है। तो दीर्घ तपा या आदिदेव की अगर बात होती है तो भगवान धन्वंतरी के रेफरेंस पे बात होगी। और जब कभी भी हम उग्र तपा के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो आपके भारद्वाज ऋषि के बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये हमारी बात है। इसके बाद हमने कहा है कि चरक संहिता को शीर्षस्थ ग्रंथ कहा गया है, आयुर्वेद का शीर्षस्थ ग्रंथ है, जो कि 8 स्थानों में विभक्त होता है। ठीक है, 8 स्थान इसमें होते हैं। अब वो 8 स्थान कौन से होते हैं आपको पता है,
सूत्र स्थान होता है, फिर निदान आता है, फिर विमान आता है, शारीर आता है, इंद्रिय आता है, चिकित्सा आता है, शित्ति आता है और कल्प आता है। तो इस तरीके से आपके ये 8 स्थान हो जाते हैं। पर जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो इन स्थानों के पर्याय बनते हैं कि ये स्थान और किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए जो आपका सबसे पहले आता है आपका सूत्र स्थान, तो उसको श्लोक स्थान बोला जाता है। श्लोक क्योंकि बहुत सारे श्लोक उसमें होते हैं तो इसलिए उसको श्लोक स्थान नाम दे दिया गया है। उसको संग्रह स्थान कहा जाता है और उसको सिर स्थान कहा जाता है क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग उसके हेड से होती है। जैसे इस टाइम पर आपको मेरा हेड प्रेजेंस है दिख रहा है, तो इसी तरीके से जब भी कभी हम कोई संहिता पढ़ते हैं तो उसकी स्टार्टिंग उसके सूत्र स्थान से होती है, इसलिए इसको सिर स्थान कहा जाता है। ध्यान रखना है 30 चैप्टर इसके अंतर्गत होते हैं। सूत्र स्थान में 30 चैप्टर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं निदान स्थान की। तो निदान स्थान का जो पर्याय है वो व्याधि संग्रह कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी यानी कि अभी तो निदान में तो 8 ही प्रकार की व्याधि बताई है, इसमें चिकित्सा में ज्यादा बताई है, तो इसको व्याधि संग्रह स्थान कहा जाता है। तो व्याधि संग्रह का पर्याय है, आपको ध्यान रखना है कि निदान स्थान का पर्याय क्या है, व्याधि संग्रह स्थान है। इसमें 8 चैप्टर होते हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं कि निदान स्थान का क्या पर्याय है, व्याधि संग्रह स्थान है। और इसके अंतर्गत कितने चैप्टर होते हैं आपके, 8 चैप्टर इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब बात करेंगे विमान स्थान के बाद। ठीक है, विमान स्थान में देखिए विमान का कोई ज्यादा टिपिकल नेम नहीं बताया इन्होंने, बस विमान में से वी हटा दिया और मान स्थान इसका डायरेक्टली पर्याय दे दिया कि विमान स्थान इज ऑल्सो नोन एज मान स्थान। तो मान स्थान भी इसको कहा जाता है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 8 ही चैप्टर इसके अंतर्गत भी होते हैं। अब बात करते हैं शारीर स्थान की बात। ठीक है, तो शारीर स्थान को देखिए, शारीर स्थान में हम क्या पढ़ते हैं, हम ज्यादातर बच्चे के यानी कि शिशु के बारे में पढ़ते हैं और माता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नवजात शिशु के बारे में पढ़ते हैं और माता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु और माता के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए जो बच्चा होता है उस टाइम पर आश्रित होता है माता के ऊपर, तो इसलिए इसको आश्रय स्थान भी कहा जाता है। आश्रय स्थान कहा जाता है शारीर स्थान को, ध्यान रखना है। और आचार्य भाव प्रकाश जी ने आचार्य काश्यप जी ने इसको एक और संज्ञा दी है। हाँ, आत्मनिश्चय की संज्ञा इसको दी गई है। आचार्य काश्यप जी के अनुसार आत्मनिश्चय भी इसको कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। आत्मनिश्चय संज्ञा दी गई है शारीर स्थान को काश्यप जी के अनुसार, और इसमें भी आपके 8 चैप्टर बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे अब जो हमारा आता है इंद्रिय स्थान आता है। तो आपको इंद्रिय स्थान में पता ही है अरिष्टों का वर्णन आता है, तो इसलिए इसको अरिष्ट स्थान इसको कहा जाता है। अरिष्ट स्थान इसको मुख्यतः कहा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर 12 चैप्टर इसमें होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं कि किसमें कितना कितना चैप्टर है। तो ये हमने पूर्वार्ध की बात करी जो कि अपने आप में 5 स्थानों को लेकर रहता है। 3 स्थान जो बचते हैं हमारे वो उत्तरार्ध में आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला स्थान आपका चिकित्सा स्थान आता है। तो चिकित्सा स्थान को रहस्य स्थान, औषधि स्थान और योग स्थान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रहस्य, औषधि और योग, क्योंकि रहस्य में बहुत सारी जो हमारी क्या रहती हैं, व्याधियां रहती हैं, उनके रहस्य छुपे रहते हैं कि उनको आप कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ औषधि और योग यानी कि बहुत सारे उसमें फॉर्मुलेशन भी बताए गए हैं, इसलिए इसको औषधि या फिर योग स्थान के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके भी 30 चैप्टर इसमें वर्णित हैं। और इसके अगर हम बात करते हैं कल्प स्थान, तो उसका कोई पर्याय नहीं बताया, उसमें 12 चैप्टर बताए गए हैं और सिद्धि स्थान में भी आपके 12 चैप्टर बताए गए हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक हमारा चरक संहिता का कुछ पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया। पर जो अब बता रहा हूँ ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसमें बनने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए चरक संहिता में कुछ चीज़ें हैं जो वर्णित होती हैं। तो चरक संहिता में पूछा जाता है कि देश कितने वर्णित हैं। देश का मतलब ये नहीं कि जंगल और ये हमारा उद्भिद देश पूछ रहा हूँ मैं, अनुपदेश नहीं, वो वाले देश नहीं पूछ रहा मैं, बता रहा हूँ मतलब वो वाले देश नहीं बता रहा हूँ। ये देश जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे देशों का, प्रदेशों का वर्णन आता है, सिंधु प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे प्रदेशों का वर्णन आता है। तो वो 14 वर्णित हुए हैं, वहां पर 14 प्रकार के देश वहां पर बताए गए हैं। सिंपल सा लिख लें कि देश जो हैं वो 14 प्रकार के बताए गए हैं, यानी कि 14 टाइप्स के देश वहां पर वर्णित किए गए हैं। सिंपल सा लिखना है आपको, 14 टाइप्स के जो देश हैं वहां पर वर्णित किए गए हैं। उसके बाद कितने योग बताए गए हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि कितने योग बताए गए हैं चरक संहिता में। तो 1949 यानी कि 1949 वहां पर योग बताए गए हैं, 1949 वहां पर योग बताए गए हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखेंगे श्लोक। तो श्लोक जो है 12,000 श्लोक बताए गए हैं, सबसे ज्यादा 12,000 श्लोक इसके अंतर्गत बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 12,000 श्लोक इसके अंतर्गत बताए गए हैं। उसके बाद सूत्रों की बात करते हैं तो सूत्र भी इसमें 9295 बताए गए हैं। सूत्रों की संख्या है इसमें 9295, ठीक है, ध्यान रखना है सभी को।
सूत्रों की संख्या इसमें 9295 है। स्थान मैंने आपको अभी बताए हैं, 8 स्थान बताए गए हैं, और उन 8 स्थानों में कितने कुल चैप्टर बताए गए हैं, कुल अध्याय कितने बताए गए हैं, तो 120 कुल अध्याय बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो इसमें कैलाश पर्वत है, तो कैलाश पर्वत का जिक्र कितनी बार आया है चरक संहिता में, तो 2 बार आया है, उदर और विसर्प चिकित्सा में आया है, तो आपको ध्यान रखना है 2 बार, ठीक है, उदर और किसमें, आपकी विसर्प चिकित्सा के अंतर्गत आया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। उसके बाद इसमें हिमालय पर्वत के साथ साथ ही पार्श्वे हिमवता, ये भी पूछा जाता है कि पार्श्वे हिमवता कितनी जगह पर आया है, तो देखिए पार्श्वे हिमवता 3 जगह पर आया है, तीनों जगह पर इसमें आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर आया है, तो आप लोग नोट डाउन करते चलें। तो पार्श्वे हिमवता सबसे पहले आपको दीर्घजीवित अध्याय यानी कि सूत्र 1 में जो संभाषा हुई थी वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके पार्श्वे हिमवता यानी कि हिमालय पर्वत पर हुई थी, और हिमालय पर्वत के लिए पार्श्वे हिमवता आपका आया था यानी कि सूत्र 1 में आया है। उसके बाद सूत्र 19 में यानी कि अतिसार चिकित्सा में आया है, और उसके बाद में योनि व्यापद यानी कि सूत्र 19 नहीं है, वो चिकित्सा 19 है, और चिकित्सा 30 यानी कि योनि व्यापद, ये इस तरीके से क्रम है, सूत्र 1, चिकित्सा 19 और चिकित्सा 30, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर आपके आते हैं, ठीक है। हाँ, डिफरेंस आपको श्लोक, देखिए श्लोक का मतलब होता है एक पूरे की पूरी डेफिनेशन, ठीक है, एक तरीके की डिफाइन फॉर्म होती है संस्कृत में, और सूत्र का मतलब होता है कि कुछ 3 या 4 वर्ड लिखकर ही हम उसको समझ जाए। जैसे कि हम बात करते हैं त्रिदोष, तो त्रिदोष एक तरीके का सूत्र है, ठीक है, और इससे इसको ही आप डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, त्रिदोष में वात पित्त कफ, ठीक है, वो एक तरीके की इसकी डिफाइन फॉर्म हो जाएगी। तो श्लोक और सूत्र में यही फर्क है कि श्लोक जो होता है वो एक तरीके की डिफाइन फॉर्म होती है संस्कृत में, और जो सूत्र होते हैं वो एक छोटी सी फॉर्म होती है जिसको देखकर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या जा रही है और ये क्या कहना, मतलब अपने अंदर क्या समाहित कर रही है और ये हमें क्या डिफाइन करने वाली है। तो ये छोटा सा एक बेसिक सा डिफरेंस है सूत्र में और श्लोक में, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कैलाश पर्वत 2 जगह पर आया है, उदर और विसर्प चिकित्सा में, और पार्श्वे हिमवता जो आया है वो आपका 3 जगह पर आया है। 3 जगह में कहाँ कहाँ पर आया है, सबसे पहले आपका सूत्र स्थान फर्स्ट में आया है दीर्घजीवित अध्याय में, फिर चिकित्सा 19 में आया है यानी कि अतिसार चिकित्सा अध्याय में, फिर उसके बाद में चिकित्सा 30 में आया है यानी कि योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में। क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि ऋषि कितने वर्णित हैं, तो 64 ऋषियों का वर्णन आया है, 64 ऋषि इसमें बताए गए हैं, जिसमें से 53 ऋषि आपकी प्रथम संभाषा यानी कि दीर्घजीवित अध्याय में जो संभाषा हुई थी वहां पर वर्णित है। 53 ऋषि आपके वर्णित हैं जो आपकी प्रथम संभाषा हुई थी दीर्घजीवित अध्याय में, वहां पर वर्णित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा इससे पूछा जाता है कि इस पर टीकाएं कितनी है, तो देखिए टीका इस पर 41 या 43 मानी जाती है, तो आप दोनों लिख लें 41/43, ठीक है, इतनी इस पर टीकाओं के बारे में बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कुछ चीज़ों को कि और भी इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो अब देखिए जैसे हम संभाषा की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्यतः 7 संभाषा आई है पूरी की पूरी चरक संहिता में। तो 7 संभाषाएं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर आई हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए चरक संहिता में 7 संभाषाएं जो आई थी उसमें से 4 संभाषाएं जो आई हैं वो आपकी सूत्र स्थान में आई है। कहाँ कहाँ पर आई है उनको लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दीर्घजीवित अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 1 में आई है, उसके बाद अध्याय नंबर 12 में आई है, बात कलाकली अध्याय में आपकी आई है, फिर उसके बाद अध्याय नंबर 25 में आई है यानी कि यज्ञ पुरुष अध्याय में आई है, और उसके बाद 26वें अध्याय में आई है आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में, ठीक है। तो ये 4 जगह पर आपको संभाषाएं देखने को मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि सूत्र स्थान में 4 संभाषाएं हैं, 1, 12, 25 और 26, ये 4 चैप्टर हैं। उसके बाद 2 संभाषाएं आपकी जो मिलती हैं वो शारीर स्थान में मिलती है, ठीक है, शारीर स्थान में आपको मिलती है। शारीर स्थान में आपको अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 6 में संभाषाएं मिलती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर किसमें, अध्याय नंबर 6 में आपको 2 संभाषाएं यहाँ पर हो गई। 4 आपने सूत्र स्थान में पकड़ी है, 2 आपने शारीरिक स्थान में पकड़ी है, बची आपकी 1 यानी 6 आपकी हो गई, 1 बची है। 1 आपकी कहाँ पर आई है, 1 आपकी सिद्धि स्थान यानी कि 11 चैप्टर में आई है, सिद्धि 11 में, सिद्धि अध्याय नंबर 11 में आपकी एक संभाषा आई है। तो टोटल जो संभाषाएं होती हैं वो इस प्रकार से वर्गीकृत है। तो आपको ध्यान रखना है कि संभाषाओं का वितरण किस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी चरक संहिता में हुआ है, आपके क्वेश्चन ठीक चले जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, 3 और 6 में आई है, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन ठीक कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कुछ और चीज़ें देखेंगे कि चरक संहिता क्या है। तो चरक संहिता एक ऐसी संहिता है जो कि पूरी की पूरी गद्य और पद्य में लिखी गई है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि गद्य और पद्य क्या होते हैं।
तो देखिए गद्य का मतलब होता है जिसमें अलंकार यूज नहीं करे जाते, ठीक है, जिनमें जो अलंकारित नहीं होते, जो सिंपली लैंग्वेज होती है, ठीक है, किसी भी तरीके से अलंकारित नहीं होती है, जिसको हम एक तरीके से कविता की फॉर्म में नहीं कह सकते। अगर इजी वो फॉर्म में आपको बताऊं, जिसको एक कविता की फॉर्म में नहीं कहा जा सकता, वो गद्य है। और पद्य है जो कि अलंकारित होते हैं, जिसमें अलंकार का यूज होता है, जिसमें कि छंदों का यूज होता है, वो हमारी पद्य लैंग्वेज होती है। तो ये पूरी की पूरी संहिता गद्य और पद्य में लिखी गई है। जैसे कि आपका एक श्लोक भी आता है मंडूक पर्ण्य, उसको अगर थोड़ा सा प्रोनाउंस करते हैं तो मंडूक पर्ण्य स्वरसा प्रियोज्य, तो इस तरीके से श्लोक चलता है, तो ये हमारा पद्य में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पद्य में कहा जाता है। तो गद्य और पद्य में लिखी गई पूरी की पूरी संहिताएं है। सबसे पहले जो वर्णन किया था, सबसे पहले जो मौलिक देन है चरक संहिता की, वो आपका आचार रसायन है, ठीक है। ध्यान रखना, आपकी आचार रसायन जो है वो आपकी क्या है, आपकी मौलिक देन है चरक संहिता की। और कहाँ वर्णित है मैं आपको बताता हूँ। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में चैप्टर नंबर 1 रसायन अध्याय के 4th पाद में वर्णित है। 4th पाद का नाम क्या है वो आप मुझे बताएं। 4th पाद का नाम क्या है वो आप मुझे बताएंगे कि 4th पाद का नाम क्या है। बिल्कुल मैं अंबर भाई पूरा करता, पर अभी थोड़ा सा सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसलिए उसको अगर लूँगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे, तुमसे सेशन कराएंगे उस पर, ठीक है। तुमसे सीखा है हमने भी, तो उस सेशन को लेंगे हम। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर वर्णन है। तो आपसे मैंने पूछा है कि चरक चिकित्सा अध्याय नंबर 1 रसायन अध्याय जो अपना है, उसके 4th पाद में आपके आचार रसायन का वर्णन आता है। अब मुझे आप वो बताएंगे उस पाद का नाम क्या है। तो उस पाद का नाम आप जब तक लिखें, मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद आचार्य जो चरक थे, उन्होंने सर्वप्रथम क्या बताया था, वात के भेद बताए थे। सबसे पहले जो वात दोष है उसके भेद किसने बताए थे, आचार्य चरक ने बताए थे। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि आचार्य चरक ने अगर वात के बताए हैं तो फिर पित्त कफ के किसने बताए हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, पित्त के जो बताए थे वो सुश्रुत जी ने बताए थे, और जो कफ के हैं वो आचार्य वाग्भट जी ने बताए थे। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाएगा, किसी भी तरीके से घबराने की बात नहीं है। पर यहाँ पर कई जनों को कंफ्यूजन ये आ जाता है कि अगर आचार्य सुश्रुत जी ने, आचार्य चरक जी ने वात के बता दिए, तो क्या आचार्य पित्त जो सुश्रुत जी थे उन्होंने क्या वात के नहीं बताए होंगे पित्त के साथ में। तो ऐसा नहीं है, वात के तो ऑलरेडी डिस्क्राइब थे, तो वात और पित्त साथ में लेकर चले थे वो। तो आने वाला आचार्य अपने साथ में जो पुराने डिस्क्राइब हो चुके थे जो वेद थे उनको साथ में ले लेके चला है, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद समुत्थानीय, बिल्कुल सही बात है। आपका करके हम इसको याद करते हैं, अभ्याम्ल की कर प्रचेतीय, ठीक है। ऐसे इसको आपका करके प्राण वृत्तीय, और उसके बाद में कर प्रचेतीय, फिर आपका आयुर्वेद समुत्थानीय। तो इस तरीके से 4 ये आपके नाम याद हो जाते हैं, चारों पादों के आपका करके इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आचार रसायन का वर्णन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आचार रसायन के साथ साथ में ही मौलिक देन तो आपकी संहिता की जो है वो आचार रसायन है। उसके साथ साथ ही मैंने आपको बताया कि जो भेद हैं, वात के सबसे पहले जो भेद का वर्णन किया था वो किसने किया था, वो आपके आचार्य जो हमारे चरक हैं उन्होंने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे पहले इन्होंने बताया था कि विषम ज्वर शांति के लिए आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र का पाठ सबसे पहले किसने बताया, आचार्य चरक जी ने बताया, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आचार्य चरक जी ने बताया कि विषम ज्वर की शांति के लिए आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आतुराल्य, भेषजागार, कुमारागार और सूतिकागार, इनका वर्णन कहाँ पे आया है, ठीक है। तो देखिए चरक सूत्र 15 में इन्होंने आतुराल्य यानी कि उपकल्पनीय अध्याय में इन्होंने किसका, आतुराल्य का वर्णन किया है। चरक कल्प 1 में इन्होंने किसका वर्णन किया है, भेषजागार का वर्णन किया है। और चरक शारीर 8 में इन्होंने किसका वर्णन किया है, कुमारागार का वर्णन किया है, ठीक है। आतुराल्य, भेषजागार और कुमारागार, इन तीनों का वर्णन मैंने आपको बता दिया है। आतुराल्य का वर्णन चरक सूत्र 15 में किया है, चरक कल्प 1 में भेषजागार का किया है, और चरक शारीर 8 में आपके इसका कुमारागार का वर्णन किया है। अब इन तीनों की एक विशेष चीज है जो आचार्य ने बोला है कि इन तीनों के लिए एक चीज यूज होती है जो कि है निवातम प्रवात एक देशम, यानी कि इनके लिए बोला गया है कि निवात होने चाहिए, ठीक है। वायु का इनमें ज्यादा आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, ज्यादा आना जाना नहीं होना चाहिए वायु का, ठीक है। निवातम प्रवात एक देशम इन्होंने ऐसा इसके लिए बोला
बोला है तीनों के लिए, ठीक है। तो इन तीनों को आपको लिखना है, इन तीनों का रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से चैप्टर में इनका वर्णन आया है और किस आचार्य ने कहाँ पर किस चैप्टर में इसको बताया है कि कहाँ कहाँ पर वर्णित है। उसके बाद एक और चीज़ आती है सूतिकागार। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शारीरिक स्थान है उसमें हम बच्चे के बारे में यानी कि गर्भवती महिला के बारे में और गर्भ के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि किसके बारे में कहाँ पर वर्णन आ रहा है, यानी कि कुमारागार और सूतिकागार दोनों के दोनों गर्भवती महिला और गर्भवती जो गर्भ होता है हमारा एक शिशु होता है, नवजात शिशु, उससे रिलेटेड है। तो शारीरिक स्थान में ही वर्णन आना है कुमारागार का भी और सूतिकागार का भी। तो सूतिकागार का वर्णन भी आपका चरक शारीर 8 में आया है, पर इसके लिए निवातम प्रवात एक देशम नहीं बोला गया है, ठीक है। ऊपर वाले 3 के लिए बोला गया है, इसलिए मैंने वो 3 एक साथ लिखवा कर वहाँ लिखवा दिया है। नीचे वाले के लिए यानी कि सूतिकागार के लिए ऐसा कुछ खास वर्णन नहीं आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी का सबका क्लियर होगा? अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, मैं लास्ट में सारे डाउट लूंगा आप लोगों के। उसके बाद आगे चलते हैं। जो चरक ने कुछ और चीज़ों का वर्णन किया है उनको भी देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें कुछ बताई हैं। तो चरक सूत्र 11 में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने 4 प्रकार के प्रमाण का वर्णन किया है। चरक सूत्र 11 4 प्रकार के प्रमाण का वर्णन किया है। तो चैप्टर का नाम क्या है? 33 अध्याय है, ठीक है। 33 अध्याय है, 4 प्रकार के प्रमाण बताए हैं और उन्हीं प्रमाणों को, इंपॉर्टेंट बात, उन्हीं प्रमाणों को इन्होंने यहाँ पर परीक्षा बोला है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा बोला है। सूतिकागार के लिए आपको चरक शारीर 8 का रेफरेंस वहाँ बताया गया है। चरक शारीर 8 में आपको सूतिकागार मिलता है, ठीक है। कुछ नहीं बोला उसके लिए, निवात प्रवात एक देशम नहीं बोला। ऊपर के जो 3 थे जो मैंने आपको बताया उनके लिए बोला गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि चरक सूत्र 11 33 अध्याय में क्या वर्णन आया है। उसमें वर्णन आया है आपके 4 प्रकार के प्रमाणों का, जिनको इन्होंने परीक्षा बोला है। और वो 4 प्रकार के प्रमाण कौन है, तो उसमें देखते हैं। 4 प्रकार के प्रमाण में आप्त है, प्रत्यक्ष है, उसके साथ अनुमान है और युक्ति है, ठीक है। आप्त है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और युक्ति है। तो इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस ये रहते हैं कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस केवल आचार्य चरक ने युक्ति प्रमाण को माना है और आचार्य सुश्रुत जी ने युक्ति की जगह पर उपमान को मान लिया है। तो यही डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। आचार्य चरक जी ने युक्ति माना है और आचार्य सुश्रुत जी ने उपमान माना है, ठीक है। युक्ति हटाकर आपका उपमान मान लिया है, तो उसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो षड पदार्थ का वर्णन, षड पदार्थ का वर्णन आपको चरक संहिता के अध्याय नंबर 1, चरक सूत्र अध्याय नंबर 1 दीर्घन जीवित अध्याय में आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आप षड पदार्थ सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्मश्च समवाय च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्थिता, इस तरीके से आपको 6 वहाँ पर पदार्थ मिलते हैं। इन्हीं के लिए उन्होंने इनको कारण बोला है, षड कारण बोला है। और इनके लिए एक क्वेश्चन आता है, एक रेफरेंस पूछा जाता है, इत्युक्तम कारणम, ठीक है। इत्युक्तम कारणम। मधु मैम, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपको आंसर करूंगा, पर आपके क्वेश्चंस अभी आंसर करने लायक नहीं है, वो लास्ट में आंसर करने लायक हैं। तो मैं आपको लास्ट में आंसर करूंगा, प्लीज़ पेशेंस रखें, ठीक है। अभी अगर मैं आपको आंसर करूंगा तो जिनको मुझे चीज़ें देनी है मैं वो चीज़ें नहीं दे पाऊंगा, तो मैं लास्ट में आप लोगों के लिए रुकूंगा, तो आपके आंसर क्वेश्चंस का आंसर भी मैं दूंगा, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए बेधड़क रहें। मैं आपके क्वेश्चंस अभी बिल्कुल टाइप जो आप कर रही हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ उनको, आप क्या टाइप कर रही हैं, मैं अभी लास्ट में उनको लिखूंगा। तो अभी आप मत लिखिए, लास्ट में जब मैं पूछूंगा आपका जो भी डाउट रहेगा आप बिल्कुल लिखिएगा, मैं आपसे ज़रूर आपके डाउट लूँगा, ठीक है। अगर मैं अभी लिखूंगा, अभी बताऊंगा, तो मेरा जो बताने का मोटिव है वो रह जाएगा बीच में। तो अभी जो दे रहा हूँ उसको ले लीजिए, जो आपका डाउट है वो भी लूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने कौन कौन से षड पदार्थ बताए हैं, कहाँ पर बताए हैं और षड पदार्थ को इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने षड पदार्थ को षड कारण बोला है और उसके लिए एक छोटा सा स्टेंजा आपको दीर्घन जीवित अध्याय सूत्र 1 में ही मिल जाता है। इत्युक्तम कारणम करके आपको मिलेगा, तो आप देखना इत्युक्तम कारणम, यही पूरा छोटा सा रेफरेंस रखा जाता है। पूछा जाता है कि किसके लिए वर्णित हुआ है, तो इसको देखकर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि षड पदार्थ के लिए आया होगा, पर यह वर्णित होता है षड पदार्थ के लिए, अपने अंदर षड पदार्थों को समाहित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आचार्य चरक ने ही चरक चिकित्सा 25 में यानी कि द्विवरणीय अध्याय में इन्होंने क्या बताया है, त्रिविध परीक्षा का वर्णन किया है। त्रिविध परीक्षाएं कौन कौन सी थी वो, तो उनके बारे में देखेंगे। डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो होता है, उसी तरीके से आपको याद रखना है। डीपीएस आपको याद रखना है, दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन, ये तीनों इन्होंने बताई हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आचार्य सुश्रुत जी का बस थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाता है,
उन्होंने भी त्रिविध परीक्षा बताई है। उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने डीएसपी कर दिया, यानी कि दर्शन के बाद में उन्होंने स्पर्शन बता दिया और प्रश्न को लास्ट में ले गए। ठीक है, आचार्य चरक ने प्रश्न सेकंड नंबर पर रखा और आचार्य शुश्रु जी ने अपने एस अल्फाबेट की प्रधानता दिखाते हुए उन्होंने कहा दर्शन तो जरूरी है भैया, आंख के देखे बिना तो काम चलेगा नहीं, तो आंख को तो मैं पहले नंबर पे रखूंगा, पर दूसरे नंबर पर मेरे नाम की डोमिनेंसी के साथ में मैं सा वाले को रखूंगा, यानी कि स्पर्शन को रखूंगा। तो उन्होंने सेकंड नंबर पर स्पर्शन को रख दिया और लास्ट में उन्होंने प्रश्न को रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से त्रिविध परीक्षा किस आचार्य ने कैसे कैसे बताई है। चरक सूत्र 16 यानी कि चिकित्सा प्राभृत्य अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहीं पर आपको स्वभाव परमवाद का वर्णन देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए। ठीक है, रेफरेंस इसका मैंने आपको बताया चरक चिकित्सा 25 द्विवर्णीय चिकित्सा अध्याय है, वहां पर आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं आगे, टीकाओं की बात करेंगे थोड़ी सी। तो मैंने आपको बताया कि 41 से लेके 43 कुछ टीका इन पर हैं। ठीक है, तो उसमें से ही जो टीका है मैं 4-5 आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि 40 टीका है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं वो डिस्कशन तो कभी उसके लिए लाइव सेशन लेंगे अलग से, या उसके लिए फिर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप आराम से देख लेना। तो चरक सबसे पहले देखिए, टीकाओं को याद करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी वे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उनको ट्रिक के साथ में याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है चरक न्यास। ठीक है, चरक न्यास एक आती है, चरक न्यास जो होती है भट्टार हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी। ठीक है, चरक न्यास एक टीका है जो कि संस्कृत की टीका है, सारी की सारी संस्कृत टीका ही थी ज़्यादातर, तो उनके बारे में बता रहा हूँ। तो चरक न्यास जो लिखी थी वो भट्टार हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी। कैसे इसको याद करेंगे, तो देखिए भट्टार हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र जो थे, हमें पता है कि हरिश्चंद्र जो थे पुराने टाइम की हमें बात आती है, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र एक थे जो कि न्याय के लिए हमेशा उन्होंने क्या करा, सत्य को एक तरफ मतलब सत्य का ही पालन करा और सत्य को ही उन्होंने क्या करा, अपना आधार मान लिया था। तो आपको क्या करना है, न्याय से आपको ध्यान रखना है, न्यास को आपको न्याय मान लेना है और हरिश्चंद्र से कोरिलेट करना है। तो आप चरक न्यास को आप हरिश्चंद्र से कोरिलेट करेंगे तो आपका भट्टार हरिश्चंद्र आंसर ठीक चला जाएगा, आपको कोई डाउट वाली बात नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कोरिलेट करके याद करना होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद दूसरी जो टीका हमारी आती है चरक पंजिका। ठीक है, तो चरक पंजिका को कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए देखिए जब भी कभी शादी विवाह होने वाला होता है तो क्या होता है, पंजिकाएं मिलाई जाती है। ठीक है, पंजिका जो मिलाते हैं वो स्वामी लोग यानी कि पंडित लोग मिलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्वामी कुमार जी ने चरक पंजिका का जो टीकाकरण था वो किया था। तो स्वामी जो कुमार थे वो किसके थे लेखक, वो आपकी चरक पंजिका के लेखक थे। तो इस तरीके से आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो निरंतर पद व्याख्या। ठीक है, निरंतर पद व्याख्या जो कि जेजेट जी ने लिखी थी। तो इसको कैसे याद करेंगे कि आप कोई चीज़ है, कोई मशीन है, अगर आप उसको निरंतर चलाए जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद उसमें क्या होता है, अगर आप उसकी सर्विस नहीं कराते तो उसमें जर की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद किया था। तो निरंतर अगर कोई कार्य हो रहा है तो यानी कि वो जेजेट। ठीक है, तो जेजेट जी की इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो परिहार वर्तिका आती है, परिहार वर्तिका इनकी टीका है। तो परिहार वर्तिका जो लिखी थी वो उन्होंने आषाढ़ वर्मा जी ने लिखी थी। ठीक है, आषाढ़ वर्मा जी ने लिखी थी परिहार वर्तिका जो थी इनकी टीका। तो आषाढ़ एक तरीके से ऋतु के संदर्भ में बात आती है और हमें ऋतुओं में हमेशा परिहार का ध्यान रखना होता है, क्या आहार का हमें आहार विहार लेना है और क्या परिहार करना है। तो ध्यान रखना, आषाढ़ हमेशा ऋतु के संदर्भ में और वहाँ पर परिहार के बारे में बात हो रही है कि आषाढ़ में परिहार, इस तरीके से आप लिख लीजिए और आपको याद हो जाएगा कि जो आषाढ़ वर्मा जी हैं उनकी परिहार वर्तिका एक टीका वर्णित है। उसके साथ आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे, एक और टीका के बारे में बात करूंगा, लास्ट रहेगी। 5 टीकाएं मैंने सोची थी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो व्रत तंत्र प्रदीपिका या प्रदीप कहते हैं, व्रत तंत्र प्रदीप। तो व्रत तंत्र प्रदीप जो इसके लेखक है वो नरदत्त है। ठीक है, तो नरदत्त इनके लेखक हैं। तो कैसे इसको याद करेंगे, तो आप देखिए नर जो होता है, नर किसे कहते हैं, तो नर इंसान को कहते हैं ना, इंसान जो होता है उसे नर कहा जाता है। और जो जैसे हम नर हैं तो नर में क्या होता है, सिस्टम होता है, यानी कि तंत्र होते हैं हमारे अंदर। तंत्र हमें पता ही, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो तंत्रों से बना है। ठीक है, तंत्र हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो इसलिए आपको आराम से ध्यान चला जाएगा कि जो वृहद तंत्र प्रदीप है वो नरदत्त ने लिखी है, यानी कि तंत्र जो है रिलेटेड है नर से। तो आपका क्वेश्चन आराम से ठीक चला जाता है कि वृहद तंत्र जो है हमारी प्रदीप आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, वो आपकी नरदत्त के द्वारा लिखी गई है। तो आप आराम से अपना आंसर ठीक कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और टाइम लूंगा आप लोगों का। तो 3 प्रकार के आत्रे हमारी पूरी संहिता में वर्णित हुए हैं। 3 आत्रों का वर्णन आया है चरक संहिता में, जिसमें कि कौन कौन से आत्रे हैं आपके, ठीक है, उसमें आपके आए हैं
पुनर्वसु आत्रे, जो कि यत्र तत्र सर्वत्र यानी कि पूरी संहिता में कहीं ना कहीं जरूर मिलते ही हैं, फैले हुए हैं पूरी संहिता में पुनर्वसु आत्रे, क्योंकि वही मूल उपदेष्टा थे। हमने पढ़ा था कि वही मूल उपदेष्टा थे और 1000 BC इनका काल था। ठीक है, तो मूल उपदेष्टा हमारे कौन थे? हमारे आत्रेय पुनर्वसु थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एक आपके आत्रेय पुनर्वसु हुए, दूसरे नंबर पर आपके आते हैं भिक्षु आत्रेय। तो भिक्षु आत्रेय आपके कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? तो भिक्षु आत्रेय आपको चरक सूत्र 1 दीर्घजीवित्य अध्याय की संभाषा जो हुई थी वहां पर आपको देखने को मिलते हैं भिक्षु आत्रेय। और उसके साथ साथ में ही चरक सूत्र 25 में यानी कि यज्ञ पुरुष अध्याय जो आपका रहेगा उसमें इन्होंने कालवाद को दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भिक्षु आत्रेय का जो वर्णन आया है वो चरक सूत्र 1 में और चरक सूत्र 25 में आया है, जहां पर इन्होंने कालवाद को दिया है। उसके बाद आपके आते हैं कृष्ण आत्रेय। ठीक है, तो कृष्ण आत्रेय की बात करते हैं। बिल्कुल प्रार्थना में बिल्कुल सही लिखा आपने, कृष्ण आत्रेय आते हैं। तो कृष्ण आत्रेय के बारे में क्या बोला गया है? तो कृष्ण आत्रेय का वर्णन आया है आपका चरक सूत्र 11 में आया है। सबसे पहले चरक सूत्र 11 यानी कि 30 अध्याय में जो हम अष्टत्रिक पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन कही जाती है, जो कि कृष्ण आत्रेय ने दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि चरक सूत्र 11 में कृष्ण आत्रेय जी ने अष्टत्रिक का वर्णन किया है। उसी के साथ साथ इन्होंने क्या करा था? चरक चिकित्सा में 8 योगों का वर्णन किया था। 8 योग इन्होंने बताए थे चरक चिकित्सा 11 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन से 8 योग बताए थे, ये क्यूरियोसिटी आपके माइंड में आ रही होगी। तो उन 8 योगों को लिखने के लिए तैयार रहिए। मैं लिखवाता हूँ वो 8 योग कौन कौन से थे। तो लिखिए, सबसे पहले फलारिष्ट। 8 योग इन्होंने बताए थे, तो उसमें सबसे पहला था फलारिष्ट। तो फलारिष्ट जो बताया था अर्श में बताया था इन्होंने। ठीक है, नर्मदा आयुर्वेदम हमारे साथ में है, अभी इनको हम अपने साथ लाइव लेंगे, ये हमारे साथ जुड़ेंगे और इनके साथ भी हम कुछ आपके जो भी डाउट रहेंगे तो देखेंगे। जो भी कुछ भी है, हमारा पेज है तो आप इनको फॉलो करिए प्लीज़। ठीक है, नर्मदा आयुर्वेदम को अभी हम सेशन अपना पूरा करने वाले हैं, तो इनको अपने साथ लेंगे अभी लाइव में। ठीक है, तो आप देखिए फलारिष्ट इन्होंने सबसे पहले बताया, पहला योग इन्होंने फलारिष्ट बताया, जिसको इसमें कौन से रोग का क्या रोगाधिकार है उसका? अर्श में बताया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फलारिष्ट अर्श में बताया है इन्होंने। उसके साथ दूसरा योग इन्होंने जो बताया है वो नागराद्य चूर्ण बताया है। नागराद्य चूर्ण बताया है ग्रहणी रोग में। ठीक है, नागराद्य चूर्ण बताया है ग्रहणी रोग में, ये ध्यान रखना है आपको। इसके साथ अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे योग के बारे में बात करेंगे। तो क्षार गुटिका इन्होंने बताई है, जो कि ग्रहणी रोग में ही बताई है। ठीक है, क्षार गुटिका इन्होंने बताई है, वो भी ग्रहणी रोग में ही बताई है। उसके बाद आगे चलते हैं नवायाश चूर्ण। ठीक है, सभी को पता है नवायाश चूर्ण किस में यूज किया जाता है? पांडु में, एनीमिया कंडीशन जो होती है उसमें यूज किया जाता है। तो वो भी इन्हीं की कृष्ण आत्रेय जी की देन है। तो 4 योग मैंने आपको बताया अभी तक। फलारिष्ट बताया है अर्श रोग में, नागराद्य चूर्ण बताया है ग्रहणी में, क्षार गुटिका बताई है ग्रहणी में, नवायाश चूर्ण बताया है पांडु में। अब आगे के 4 बचे हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से वो आगे के 4 हैं। तो सबसे आगे अब देखते हैं 4 में बला तेल और अमृताद्य तेल। ठीक है, बला तेल और अमृताद्य तेल, ये 2 योग और बताए हैं इन्होंने। इनका रोगाधिकार सेम है। क्या इनका रोगाधिकार बताया गया है? वात व्याधि इनका रोगाधिकार बताया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बला तेल और अमृताद्य तेल भी कृष्ण आत्रेय जी की देन है, जो कि इन्होंने वात व्याधि में बताया है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, प्रपौंड्रिक आद्य तेल। ठीक है, पौंड्रिक आद्य तेल आपने पढ़ा होगा, तो प्रपौंड्रिक आद्य तेल इन्होंने बताया है। प्रपौंड्रिक आद्य तेल आपको लिखना है, शिरो रोग में इन्होंने बताया है। ठीक है, शिरो रोग में इन्होंने इसका वर्णन किया है प्रपौंड्रिक आद्य तेल का, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 7 हमारे योग हो चुके हैं यहाँ तक। अब 8 यानी कि लास्ट योग जो इन्होंने बताया था, जीवनीय घृत बताया था वात रक्त में, जीवनीय घृत वात रक्त में बताया था। तो इस तरीके से टोटल हमारे 8 योग हो जाते हैं, जो कि कृष्ण आत्रेय जी ने चरक चिकित्सा में बताए हैं। तो मैंने आपको बताया 3 आत्रेय के बारे में, आत्रेय पुनर्वसु जो कि यत्र तत्र सर्वत्र है, पूरी संहिता में फैले हुए हैं। उसके अलावा जो हमने बताया भिक्षु आत्रेय, तो चरक सूत्र 1 में यानी कि संभाषा परिषद में उनको देखने को मिलते हैं वो हमें। और उसके साथ साथ कहाँ देखने को मिलते हैं? चरक सूत्र 25 यानी कि यज्ञ पुरुष अध्याय कालवाद इन्होंने वहां पर दिया था। उसके बाद हमने कृष्ण आत्रेय जी की बात करी, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? चरक सूत्र 11 में, जिन्होंने अष्टत्रिक का वर्णन किया था। और उसके साथ साथ में ही चरक चिकित्सा में क्या 8 प्रकार के योगों का इन्होंने वर्णन किया था। तो इस तरीके से हमने देखा पूरा का पूरा संहिता का बेसिक जो भी था, मैंने ऑल ओवर आपको संहिता का बताने की कोशिश करी है जितना भी हो सकता था मेरे से। टाइमिंग की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो ज़्यादा लूँगा तो आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए जितना लगा उतना बताया। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं। लास्ट योग मैंने जीवनीय घृत बताया है आपको वात रक्त में।
अभी डाउट थे बीच में, बेगा मैम थी या कौन थे, अब प्लीज़ अपना अब आप राइट डाउन कर सकती हैं आपके क्या डाउट थे। मैं आपके डाउट लेने के लिए बैठा हुआ हूँ, आप मुझे बताइए। देखिए ये जो इतना मैंने आपको बताया है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है चरक संहिता का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बिना ये समझिए चरक संहिता आप पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई क्योंकि वो कवर करना पॉसिबल नहीं था, पर जितनी हो सकती थी बताने की कोशिश करी, आपको देने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, सभी लोगों ने। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप लोग क्या आप लोगों का छूटा है, कुछ रहा है तो बताइए, कुछ डाउट है तो बताइए। कुछ भी रहा हो, डाउट रहा हो, कुछ सजेशंस हो, कुछ नहीं समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ में आया। आप लोग बने रहिए। देखिए जो मेरा चैनल है मैं इस पर लाइव आता रहता हूँ, तो आप लोग सर्कुलेट करें अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स में दें। मैं संडे को ज़्यादातर लाइव रहता हूँ और उसके अलावा जब भी कभी टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ स्पेशल टॉपिक्स लेकर आता रहता हूँ। नेक्स्ट सेशन या जब कुछ करूँगा या एक वीडियो अपलोड करूँगा, अभी आयुर्वेद अवतरण पे अपलोड करूँगा, एक IGTV वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें आप लोग देखना कि किस प्रकार से अवतरण बताया गया है, किस आचार्य ने कैसे कैसे अवतरण को बताया है, कि कब किसका अवतरण होता है, किस कौन से आचार्य ने कौन सी ऋषि को या कौन से देवता को नहीं माना कि इन्होंने नहीं बताया आयुर्वेद का अवतरण। तो वो सब चीज मैं अपलोड करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। एक दिन लूंगा, बेसिक पे लूंगा, जो भी यूजी के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी काफी यूजफुल रहेगा कि किस संहिता में कितने स्थान बताए गए हैं, उस स्थान में कितने चैप्टर बताए गए हैं। तो ये सब बेसिक वीडियो है, मैं डालता रहूंगा, तो आप लोग इसके कनेक्टेड रहें और अपडेटेड रहें हर चीज के लिए। किसी भी चीज को लेके घबराए ना, तो मैं सारी चीजें अपलोड करता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को। तो कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, योग रिपीट करने हैं, ठीक है, सब लोग योग रिपीट करवा रहे, योग रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार सभी के लिए। चलिए एक बार योग देखते हैं, जिन्होंने लिख लिया उनका रिवीजन और जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख लें एक बार। तो देखिए 8 योग बताए थे कृष्ण आत्रेय जी ने चिकित्सा में। तो वो 8 योग कौन कौन से थे, तो मैंने बताए थे स्वीटी। सबसे पहले था फलारिष्ट, ठीक है। फलारिष्ट सबसे पहले बताया था उन्होंने, और फलारिष्ट बताया था तो फिर उनके साथ पूछा गया कि कौन से रोगों में बताया गया है, तो अर्श में उन्होंने बताया था, ठीक है। फलारिष्ट बताया था अर्श में, वो आपको ध्यान रखना है जी। वीडियो सेव रहेगी, पेज पर ही सेव रहेगी और यूट्यूब पर रहेगी। अगर यहाँ भी नहीं मिल पाई तो यूट्यूब पर मिलेगी। आयुर्गंगे को सर्च करेंगे आप तो यूट्यूब पर आराम से मिलेगी आपको, ठीक है। फलारिष्ट बताया है इन्होंने, अर्श में बताया है। नागराद्य चूर्ण बताया है घृणी में। क्षार गुटिका भी घृणी में बताई है। नवायश चूर्ण बताया है पांडु में। बला तेल और अमृताद्य तेल आपका बताया है वात व्याधि में। प्रपौंड्रिक आद्य तेल आपका बताया है शिरोरोग में। और लास्ट में जीवने घृत बताया है वातरक्ति। बाकी कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो आप लोगों का, आप चाहते हो कि इस पे लाइव होना चाहिए, कुछ हो तो बताते हैं। मैं तो आपके साथ में लेकर आता रहता हूँ लाइव। वैसे तो कोई ऐसा लाइव नहीं लेकर आया जो आपके लिए यूज नहीं रहेगा, अप टू द मार्क रहे, आपके लिए काफ़ी यूज रहे, हेल्पफुल रहे, वैसे ही सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का कि बहुत ऐसा होना चाहिए या कुछ ऐसा, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे, टाइम थोड़ा सा ले सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल हेक्टिक शेड्यूल है बहुत ज़्यादा सभी का। आज का भी लाइव बड़ा हेडेक था, पर करना था तो करना ही था। किया आप लोगों के साथ में और काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। आप लोग बने रहे लास्ट तक, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार प्रदीप सर। टीकाओं पर, ओके, टीकाएं ठीक है, टीकाओं पर देंगे। 41 टीकाएं हैं, मैं आपको बता दूंगा सारी। जो टीकाएं 5 बताई वो समझ आई सभी को। मैम अभी स्टार्टिंग का मैं भी सेव करूंगा इस वीडियो को, तो आप पूरा देख लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से लैग हो रहा था आपका। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा दूंगा, डाउनलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। जी मैम, मेगा मैम आपका कुछ डाउट था जो आप लिख रही थी, मुझे प्लीज अब बता दीजिए आपका क्या था, मैं आपके डाउट ले लूंगा। मुझे उस टाइम पर थोड़ा सा मैं बताने में था, तो मैं आपका रीड नहीं कर पा रहा था क्या चीज आप पूछना चाह रही हैं, तो आप प्लीज पूछ लीजिए क्या आप पूछना चाह रही है। ठीक है, सुश्रुत संहिता के बेसिक पर लेंगे एक सेशन। आदित्य सर ये यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिक था पूरा। वैसे तो हमारे सेक्शन चलते हैं, मैं उसमें बताता रहता हूँ, पर ये पूरा यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिक था, ठीक है। आपके एग्जाम में वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे।
देखिए मेगा मैम, मैं आपके लिए रुका हूँ, तो आपका कोई डाउट था तो आप प्लीज़ मुझे पूछिएगा। चिकित्सा स्थान का क्विक रिवीजन, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। मैं जब भी लेक्चर दे रही, एक्चुअली क्या है ना, मैं करना चाह रहा था पर एक्टिक हो गया मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा थोड़ा सा तो मैं करूँगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग बने रहे साथ में, बस इतना ही चाहिए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करेंगे साथ में। घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। साथ में मिलकर करेंगे तो सब कुछ अच्छा कर लेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके घबराइएगा मत, बस ज्ञान है बांटते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कभी कि अपने तक ही रखना है, दूसरे को नहीं देना। ठीक है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, कंपटीशन है तो ठीक है भैया, आपका आपके पास ही रहेगा। अगर आप किसी को देंगे तो आपने दे दिया दूसरे को, मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते हैं और सामने वाला 2 घंटे भी नहीं पढ़ता, तो फिर क्या मतलब उसका। तो दे दीजिए, देने में कोई दिक्कत नहीं है, दे देना चाहिए ज्ञान। ठीक है, कभी भी आप अपने ऊपर घमंड मत करना इस चीज़ का कि आपके पास ज्ञान है और वो ज्ञान आप पे सर्वोपरि है, नहीं। वो ज्ञान हमारे पास बहुत इंफीरियर है और जिसको भी दे सकते हैं देना चाहिए। ठीक है, कभी भी इस चीज़ को लेके अपने ऊपर घमंड या फिर कभी भी ताज्जुब मत करना, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ें हैं। जब मैं भी पढ़ता था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो मैं भी देखता था कि यार सब लोग इतना अच्छे से बता देते हैं, मैं कुछ नहीं बता पाता। कुछ नहीं, टाइम देना पड़ता है अपनी चीज़ों को और सब कुछ हमें आ जाता है। तो आप लोग अच्छे से कर लोगे, मुझे इस बात की पूरी भरोसा कहते हैं जिसे वो है। और कुछ भी रहेगा तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, एक फीडबैक रहेगा, इसके बाद अपने स्टोरी पर रहेगा एयरवन की। आप लोग फीडबैक में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या लगा। ठीक है, चिकित्सा स्थान का करेंगे शिवानी मैम, चिकित्सा स्थान का रिवीजन करेंगे। मैं जैसे भी होगा मैं कराना स्टार्ट करूंगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहे लाइव में, आप लोगों के लिए मैंने जो करा आप लोगों को अच्छा लगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जैसे ही सेशन रहेगा अपडेट आपको दे दूंगा। थैंक यू।